नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। जी, आज देश की संसद से शब्द संग्राम की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। मौका लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को चर्चा की धुरी बना दिया और फिर माहौल ऐसा बना कि ये सुर्खियों में छा गया। इस पर वार पलटवार की आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही करेंगे बात राहुल के डर वाले सलाम नमस्ते की। आखिर आज नेता प्रतिपक्ष ने क्यों पढ़ा पीएम मोदी का चेहरा और उन्हें यहां क्या मिला? लोकसभा से राज्यसभा तक आज फिर क्यों दी माइक पर महाभारत ने नई दस्तक? इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आज लाख टके का सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर संसद में झूठ बोला? लेकिन सबसे पहले बात संसद में राहुल के उस शिव चर्चा की जिस पर बवाल हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी नेताओं को क्यों बांटा हिंदू नहीं होने का सर्टिफिकेट, और फिर उस पर पीएम मोदी ने कैसे किया हिसाब बराबर? देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू है। यहाँ पे ये सब हिंदू है। लोकसभा में हिंदू शब्द पर इस कदर आर पार की नौबत शायद ही कभी आई हो। राहुल गांधी ने जो कहा वो पहली बार था। इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, महावीर डराओ मत अभय मुद्रा। राहुल अलग अलग धर्मों का जिक्र कर अभय मुद्रा की अहमियत समझा रहे थे। बीजेपी को इस कदर घेरने की कोशिश में राहुल ने इसके बाद सीधे शिव जी की बात शुरू कर दी। शिव जी कहते हैं डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत, असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। इस पर बवाल हुआ तो राहुल कहते दिखे कि हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि तीर सीधे इनके दिल में लगा है। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है। तभी पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हुए। उन्होंने राहुल के बयान को पूरे हिंदू समाज का अपमान बताया। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को निशाने पर लिया। कहा जो कहना था वो आपने कह दिया, अब हंगामा करके बात नहीं दबेगी, आप माफी मांगिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं?
देखिए यहां ये जान लीजिए कि आखिर राहुल गांधी की अभय मुद्रा के पीछे कौन सा है सियासी दर्शन, यानी राहुल ने अपने आरोपों के जरिए कैसे नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की। अब जरा इसे समझिए। राहुल ने यह साबित करने की कोशिश की कि अब बीजेपी के साथ हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने लोगों के मन में यह बिठाने की कोशिश की है कि हिंदू समाज के बीच अब मोदी की धाक नहीं है। राहुल यह समझा रहे हैं कि हिंदुत्व के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी। वो संघ पर भी हमलावर हैं और यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हिंदू समाज नहीं है। पूरी कोशिश यह बताने की है कि देश का राजनीतिक नैरेटिव बदल चुका है और राहुल यह साबित करते दिखे कि डरो मत वाला कांग्रेस का दांव सफल रहा है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने की। देखिए संसद में पिछले कई दिनों से महाभारत चल रहा है। ये थोड़ा और आगे बढ़ा। राहुल गांधी ने फिर स्पीकर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि उनका माइक अभी भी बोलते वक्त ऑफ कर दिया जाता है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सख्त नसीहत दी। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार यह आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में है? मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है वो। आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। भाषण के बीच में माइक पर महाभारत की नौबत है। मैं क्या करूं? हो जाता है वो। स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इस पर सफाई दे दी थी। तब भी राहुल को टोका था, लेकिन राहुल गांधी जैसे तय करके बैठे थे कि इस मुद्दे को बार बार उछालना है। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, आरोप बड़ा था। राहुल ने फिर इसे दोहराया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने फौरन समझाया कि जिसका नाम नहीं पुकारा जाता उनका माइक बंद रहता है। सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है। जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का, वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। अध्यक्ष ऐसी सफाई पहले भी दे चुके हैं, लेकिन हर दिन राहुल गांधी ये मुद्दा उठा ही देते हैं। 28 जून को राहुल नीट के मुद्दे पर बोलने खड़े हुए थे, तब भी उन्होंने माइक को बंद कर देने का आरोप लगाया था। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है वो। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect. क्या है? Nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. महात्मा गांधी Nothing की will go on हत्या record. की है। खड़गे जी, अब nothing will यही go on लोग record. हैं। Nothing will go on अब record. यही लोग हैं। खड़गे जी, it will not go on record. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस पर लगातार सफाई दे रहे हैं। आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। Is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. सर बैठिए प्लीज। माइक बंद होने के मुद्दे पर लगातार सफाई के बावजूद विपक्ष अपने आरोपों पर कायम है और आरोप यह है कि विरोधी दलों की आवाज को माइक बंद कर दबाया जा रहा है। इस पर सियासत गर्म है। देखिए एबीपी न्यूज ने अलग अलग विपक्षी दलों के उन सांसदों से बात की जिनका पीठासीन अधिकारी के रूप में सदन में काम करने का अनुभव है।
आखिर माइक पर किसका कंट्रोल रहता है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, यह आप जरूर सुनो। एक दिन बैठी थी 15 मिनट के लिए, तो अगर कोशिश भी करनी चाहिए होगी तो हमें वो प्रक्रिया सिखाई नहीं। पर मैं बस यही कहूंगी, जिस तरीके से विपक्ष के माइक ऑफ होते हैं उसी लगातार तरीके से सत्ता पक्ष के नहीं होते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब संजय सिंह जी बोल रहे थे, उनको बार बार उनका माइक ऑफ हो रहा था, उनको बिठाने की बात हो रही थी। वहीं जब प्रफुल्ल पटेल जी बोल रहे थे, उनका माइक कहीं ऑफ नहीं हुआ, वो बैठ जरूर रहे थे पर उनका माइक ऑन था। तो उसी में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। At that time we have raised a point of order that when the leader of opposition is speaking, mics cannot be switched off. Now it has not happened so. Okay. But the control will be with someone with the secretariat, and as per the direction of the chairman, they will perform. देखिए, एबीपी न्यूज ने लोकसभा के पूर्व महासचिव जीसी मल्होत्रा से पूछा कि आखिर माइक को कौन कंट्रोल करता है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई। नॉर्मली जब डिस्टर्बेंसेस होती हैं या टाइम एक्सीड हो जाता है तो पीठ से ये कहा जाता है कि आप बैठ जाइए, आपने अपना टाइम एक्सीड कर लिया है या इस पे मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। तो वो डायरेक्शन को सुन के जो साउंड टेक्नीशियंस हैं वो स्विच ऑफ कर देते हैं। इसी तरीके से जो रिपोर्टर्स लिख रहे होते हैं, जैसे ही डायरेक्शन पीठ से आती है, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर से आती है, वो लिखना बंद कर देते हैं। इसी तरह माइक ऑफ हो जाता है। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने गौर से देखा कि आखिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर क्या भाव है। राहुल का दावा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी और उनके मंत्री सलाम नमस्ते का जवाब इसलिए नहीं देते कि कहीं पीएम बुरा ना माने। राहुल ये बात बता रहे थे कि पूरा देश मोदी सरकार में डरा हुआ है और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया, उनकी जमीन लेनी। अभय और भय के बीच झूलती लोकसभा की बहस में तब माहौल दिलचस्प हो गया जब राहुल गांधी ने इस बार तंज कर कह दिया कि मोदी जी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही नहीं होती और उनके मंत्रियों के चेहरे पर डर दिखता है। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। राहुल के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन चुटकी ली। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। अब यहाँ ये सुन लेना भी जरूरी है कि आखिर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, जिसके बाद राहुल गांधी इस लाइन पर आगे बढ़ने लगे। इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना। आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश भर में डर फैलाने का काम किया और इससे किसान, महिला से लेकर आम लोग डरे हुए हैं। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। राहुल की इस डर वाली स्टोरी पर फौरन पलटवार हुआ। देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है, लेकिन संसद में उस वक्त इसको लेकर पारा चढ़ गया जब राहुल गांधी ने अग्निवीर में शहीद हुए एक जवान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है और ना ही उन्हें मुआवजा देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के इस दावे को झूठा बताया। इसके बाद लोकसभा का सीन क्या था, अनकट देखिए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। राहुल गांधी ने ड्यूटी पर शहीद होने वाले अग्निवीर को मुआवजा नहीं मिलने की बात लोकसभा में कही थी, लेकिन जमीनी तस्वीर अलग है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के रहने वाले अग्निवीर अक्षय गवते ड्यूटी पर बलिदान हुए थे। सियाचिन में कैंप में अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। गवते के पिता ने एबीपी न्यूज से कहा कि उन्हें अब तक सरकार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है, जिसमें 50 लाख रुपए बीमा के रूप में और 50 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार ने दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी 10 लाख रुपए की मदद मिली। 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले। टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब अखिलेश यादव की नजर 2027 के चुनाव पर है। इसके लिए वो यूपी में मायावती के नाम पर जीरो प्लान एक्टिव करने वाले हैं। इस प्लान के जरिए अखिलेश यादव की कोशिश दलित वोट को पूरी तरह से बीएसपी से तोड़कर अपने पाले में लाना है, क्योंकि 2024 में पीडीए के नाम पर जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है उसे आगे बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगा। ये कैसे किया जाएगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया। जिस पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी की नंबर 1 और देश के तीसरे नंबर की पार्टी बनी, अब उसी पीडीए के डी के सहारे यानी दलित के सहारे 2027 में यूपी की सत्ता हासिल करने का समाजवादी पार्टी ख्वाब देख रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, जिसने पार्टी को सीधे 5 सीटों से 37 पर पहुंचा दिया। ये लोकसभा में समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब इसी वोट बैंक को खुद से जोड़े रखने के लिए समाजवादी पार्टी फैजाबाद से पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी जैसे दलित चेहरों को आगे कर यूपी के गांव-गांव में दलित पंचायत की तैयारी में जुट गई है। पीडीए सम्मेलन जो हो रहा है काफी टाइम से चल रहा है। हमारे पीडीए में जहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, वहीं हमारे पीडीए में आदिवासी भी हैं और अगड़े भी हैं। तो कोई ये ना समझे कि हम किसी भी वर्ग को छोड़ रहे हैं, और सबका
साथ इन चुनावों में मिला है और मैं देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने दलितों का ये वोट बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर हासिल किया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.4% वोट मिले थे, तो 2024 में घटकर ये 9.4% पर आ गया, जिससे बीएसपी का वोट प्रतिशत तो 10% घटा, उसकी 10 सीटें भी कम हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का न सिर्फ वोट फीसदी बढ़ा, बल्कि उसकी सीटों में भी उछाल आया। अब यही पैटर्न 2027 में भी हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मायावती को हो सकता है, जो पहले ही वोट प्रतिशत के मोर्चे पर सिंगल डिजिट में आ चुकी हैं। वैसे दलितों पर अखिलेश का फोकस बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रहा, क्योंकि जिस प्लान पर बीजेपी पहले काम कर रही थी उसी पर अब अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला कामयाब होने के बाद जोश भी दोगुना है। जो इन लोगों ने फैलाया था कि संविधान तोड़ देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, इसलिए अनुसूचित वर्ग का वोट इनको मिला है। अब तक अल्पसंख्यकों का ढिंढोरा पीटने वाले लोग दलितों की तरफ आए हैं, बस इतना ही इसको मानना है। अखिलेश यादव की रणनीति में भी दलित कार्ड की साफ झलक दिखती है। अवधेश प्रसाद को विपक्ष की अगली कतार में बिठाना हो और अब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए उनके नाम की चर्चा को आगे करना, कहा जा रहा है कि सभी एक रणनीति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल से एक महिला को तालिबानी अंदाज में पीटने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या बंगाल में सीरिया कानून लागू हो गया है। दरअसल बीजेपी बार बार ये कह रही है कि बंगाल में शरिया कानून लागू हो गया है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि महिला को पीटने के बाद टीएमसी के एक विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है। अब सियासत इस कदर गर्मा गई है कि ना ममता बनर्जी से जवाब देते बन रहा है और ना ही उनके सहयोगियों से। माँ, माटी और मानुष भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे बड़ा सियासी नारा रहा हो, लेकिन अब इसी पर वो घिर गई है। वजह है एक महिला के साथ हुआ अत्याचार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के चोपड़ा ब्लॉक से आई इस तस्वीर को देखकर लगता है कि बंगाल में न मां सुरक्षित है और न माटी का कोई मोल, क्योंकि पिटाई का ये वीडियो सियासी भूचाल लेकर आया है, क्योंकि पिटाई करने वाला टीएमसी का नेता है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तालिबानी हुकूमत है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल लगता है तालिबानी शासन है, वही महिला मुख्यमंत्री है भी, तो ममता दीदी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, दोबारा इस तरह की घटना न हो। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और ये कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। अंसारी और सैयद फैमिली लोनावाला के इसी वाटरफॉल में बारिश का लुत्फ उठा रही थी, लेकिन वो बच नहीं पाए और सारे के सारे 10 मेंबर जो है वो इस तरफ बुशी डैम के ओर बहते हुए चले गए। गाड़ियां पूरी डूबी पड़ी वो। अबे गाय, ओए अबे गाय दूसरी भी गई, तेरी एक और आ गई। अरे आदमी तो नहीं है, रेडा। तस्वीरें ऐसी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पल भर के भीतर सब कुछ खत्म हो गया। पिकनिक मनाने गए परिवार के 5 लोग गाल के गाल में समा गए। पुणे के लोनावला की तस्वीरें देखकर पूरा हिंदुस्तान सख्ते में है। लोनावला में परिवार बह गया तो हरिद्वार में अचानक आया सैलाब अपने साथ गाड़ियों को बहा ले गया। मॉनसून ने तो अभी बस पूरे देश में एंट्री ही मारी है, लेकिन
कोने कोने से जल तांडव की ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कल्पना से भी बाहर है। आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मौसम का मूड और पैटर्न बदल चुका है और लोगों को इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है ताकि एक पल की चूक जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। जिसने देखा वो सिहर गया, जिसने सुना वो सहम गया, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में लोनावला से आई। मौत की लहरों के बीच एक नहीं बल्कि महिला और बच्चों समेत पूरे 9 लोग मौजूद थे। हर पल जिंदगी और मौत की जंग हो रही थी। पानी का बहाव तेज होता जा रहा था, मानो बार बार वो चोट मार रहा था। एक ही परिवार के 9 लोग मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े जमे हुए थे ताकि पानी के वेग के आगे किसी के कदम लड़खड़ाए ना। लेकिन पानी विकराल रूप लेता जा रहा था। किनारे पर मौजूद लोग दहशत से चिल्ला रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। चालीस सेकंड के इस वीडियो में महज 19 सेकंड के बाद जिंदगी का साथ छूटने लगता है, उम्मीद की डोर टूटने लगती है और एक एक करके परिवार के तमाम लोग पानी के बहाव में बह जाते हैं। तस्वीरों के पीछे आपको चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है लेकिन हम इससे आगे की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। रविवार दोपहर करीब 12 बजे की घटना है जब अंसारी परिवार के तमाम लोग पिकनिक मनाने के लिए पुणे के लोनावला में भूशी बांध के पास इस झरने में मौजूद थे। आमतौर पर झरने में पानी का बहाव ज्यादा नहीं होता लेकिन बारिश की वजह से पानी का वेग अचानक बढ़ा। ये देखिए, झरने का पानी यहाँ से आ रहा था। पानी का प्रेशर अचानक बढ़ा और परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जहां पर ये जल प्रवाह आपको दिख रहा है वहां 9 सदस्य पत्थर पर बैठे हुए थे। जो स्थिति इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लगभग यही स्थिति कल बनी हुई थी। जब परिवार के सदस्य उस पत्थर पर बैठे हुए थे उसी समय तेज मूसलाधार बारिश होने लगी जैसे कि अब हो रही है। जब पहाड़ों पर तेज मूसलाधार बारिश होती है तो ये जो जल प्रवाह है वो बाढ़ की शक्ल ले लेते हैं, बाढ़ के पानी की तरह नजर आते हैं और देखिए पानी का जलस्तर बढ़ने लगता है। और जब जलस्तर बढ़ने लगता है तो चूंकि ऊंचाई से नीचे की तरफ ये पानी बहते हैं, ऐसे पर जब तेज बारिश का प्रवाह होता है तो अपने साथ लोगों को भी बहा ले जाता है। मात्र 5 से 10 मिनट की बारिश में ऐसी स्थिति आ सकती है कि उन्हें जान गंवानी पड़े। लोनावला में जो परिवार हादसे का शिकार हुआ वो उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है जो शादी समारोह में शरीक होने के लिए पुणे आया था। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर दिखाया कि कैसे अभी भी वहां अंसारी परिवार के निशान मौजूद हैं। अभी भी उनके निशान यहाँ पर छूटे हुए हैं। इस इलाके में और कोई नजर नहीं आएगा लेकिन ये जूते और चप्पल बताते हैं कि यहाँ कितना दर्दनाक हादसा हुआ। प्रशासन का कोई भी साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर दूर दराज तक कोई नजर नहीं आएगा। यहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं है कि बारिश के समय यहाँ जल प्रवाह में ना बैठें, पत्थर पर ना खेलें। ये जो पत्थर भी आपको दिख रहे हैं ये काफी फिसलन वाले पत्थर हैं। ये भी काफी खतरनाक होते हैं। कोई इस पर फिसल कर गिर गया तो
उसे चोट पहुंच सकती है। हादसे में 36 साल की शाइस्ता अंसारी, 13 साल की अमीमा अंसारी और 8 साल की उमेरा अंसारी समेत 5 लोग बह गए। 4 साल के अदनान अंसारी की तलाश की जा रही है। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ना तो प्रशासन ने सीख ली और ना ही लोगों ने कोई सबक लिया। तस्वीरें लोनावला के उसी भूशी डैम से आई हैं, जहां रविवार को एक पूरा परिवार तबाह हो गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर भूशी डैम में लोगों का वैसा ही जमावड़ा है। लोग उसी तरह बेतकल्लुफ नजर आ रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि पानी फिर से विकराल रूप धारण कर सकता है। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है लोनावला, जो कि पुणे और मुंबई के बीच एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ झरने हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियां हैं। यहाँ फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग भी अक्सर होती रहती है और सालों भर सैलानी यहाँ के सुहावने मौसम का मजा लेने आते रहते हैं। लेकिन लोनावला में हुए इस भयानक हादसे ने मध्य प्रदेश में हुए 13 साल पुरानी उस विभत्स घटना की याद दिला दी है, जब इंदौर के पाताल पानी में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए थे। तो भारत की बात में आज आपको इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद आम लोगों को सावधान करना है। अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है, ऐसे मौसम में छुट्टी मनाने के लिए, घूमने के लिए आप कहीं जाते हैं तो सावधानी बेहद जरूरी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले देश ने लगातार भयानक गर्मी देखी, मॉनसून के पहले बारिश ना के बराबर हुई और अब एक दिन में इतनी बारिश हो रही है कि पूरे सीजन की कमी पूरी हो रही है। मध्य भारत में एक्सट्रीम बारिश की घटना 1950 से अब 3 गुना ज्यादा हो चुकी है, यानी आपको अंदाजा भी नहीं होगा और अचानक इतनी बारिश हो जाएगी कि सूखी सी नदी में सैलाब आ जाएगा। हरिद्वार में यही हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि पानी से खेलने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। गाड़ी पूरी डूबी पड़ी वो। अबे गाय, ओए अबे गाय दूसरी भी गई। तेरी एक और आ गई। अरे आदमी तो नहीं है। रेडा 8 गाड़ी हो गई, 8 हो गई, 8 7 ही हो गई, 8वीं एरी व्हाइट वाली। 1 2 3 4 5 6 एक करके ऐसी करीब 8 गाड़ियां थी जो हरिद्वार में अचानक आए पानी का शिकार हुई। अरे पार्किंग में से नहीं गई है, नदी में से गई है। ये नदी में खड़ी कर रखी है, ये बच जाएगी अगर यहाँ अटक गई तो। एक गाड़ी पूरी डूबी पड़ी वो। ये बॉडी वाले की है। गाड़ियां बह रही थी, गाय बह रही थी और किनारे पर मौजूद लोग हक्के बक्के होकर इन तस्वीरों को देख रहे थे। गाय अबे यार, गाय तो आ जाएगी। अरे यार गाय ओए गलत जगह फंस गई यार। भाव में होती ना उधर निकल जाती गाय अंदर यार। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था और गाड़ियों के किनारे आने या फिर सुरक्षित रहने की कोई उम्मीद बाकी नहीं दिख रही थी। तेरी एक और आ गई। अरे आदमी तो नहीं है। रेडा अरे आदमी तो नहीं है उसमें। वो वाली गई या हर की पड़ी जाएगी, वो भी हर की पड़ी जाएगी। 2 गाड़ी तो बह चुकी है, एक वो जा रही, ये भी गई, ये निकल गई, ये भी निकल रही है, ये भी निकल गई। तमाम गाड़ियां पानी के बहाव में खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ गाड़ी के मालिक भी वहां मौजूद थे जो बेबस होकर इस तस्वीर को देख रहे थे। कौन सी आपकी? कौन सी? वो जो बह रही है सारी गई भाई, पानी तेज हो गया। अचानक कुछ गाड़ियां उल्टी होकर नदी के पानी में बहने लगती। अब सवाल यह है कि अचानक ये गाड़ियां सैलाब का शिकार कैसे बनी, तो इस सवाल का जवाब भी वीडियो में ही मौजूद है। पलट गई तो बहुत तेजी से जाएगी। बोलते हैं बरसात में इधर गाड़ी न खड़ा कर। टोटल 6 गाड़ी हैं, 6 नहीं 7 गाड़ी हैं। पूरा प्रेशर पड़ रहा है, नदी आ गई बढ़ के।
ये हर बार का रहा है, बताते हैं लोगों को इधर मत लगाया करो नदी में, चंद पैसों के लालच में लग गया तेल, अगर पार्किंग में खड़ी करते नहीं होता है सर। सुनिए, दरअसल ये पानी जिस रास्ते से गुजर रहा है ये नदी का रास्ता है। शनिवार सुबह तक यहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था। ये सूखी नदी का रास्ता है जहाँ लोगों ने पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी। हादसे के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता सूखी नदी तक पहुंचे, जहां शनिवार को दोपहर 3 बजे के बाद पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद अचानक पानी सैलाब की शक्ल में नीचे पहुंचा था। इसी सड़क पर आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पार्क की गई हुई थी, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर के बाद जो है वो एक श्मशान घाट जो है वो पड़ता है और वहाँ पे जो लोग आते हैं अपने सगे संबंधियों का क्रियाक्रम कराने के लिए, वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो इसी सड़क पर पार करते हैं। लेकिन कल जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई उसके बाद जो एक बाढ़ जो है वो यहाँ पर आ गई पीछे से, और उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर सड़क पर मौजूद थी उन सभी गाड़ियों को जो बाढ़ अपने साथ बहा करके ले आए। 2 गाड़ियां जो हैं वो यहां से निकाली जा चुकी हैं पानी से, लेकिन अभी भी एक गाड़ी वहां पर फंसी हुई है और बाकी की जो 5 गाड़ियां थी वो गंगा नदी में, चूंकि बहाव तेज था बारिश की वजह से, इस वजह से जो है वो बाकी की गाड़ियां आगे हर की पैड़ी में और कुछ गाड़ियां जो है वो डाम कोठी तक जा करके जो है वो फंसी हुई थी। आधे घंटे की बारिश में ही एकदम पानी आया, इकट्ठा पानी इतना आया कि गाड़ियाँ 6 गाड़ी एक साथ बह गई। 6 एक साथ भाई, फिर 2 बाद में भाई 8 गाड़ी गई, टोटल 8 गाड़ी हमारे सामने नजरों के सामने। उधर से गाड़ी पे पानी प्रेशर लगा तो गाड़ी सारी नदी में आई, तो ये पिलर था, पिलर से टकरा टके सारी गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी आधे से ज्यादा ना। हम बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी के रास्ते में मत आइए, अपनी जान जोखिम में मत डालिए, क्योंकि पानी बिना किसी चेतावनी के आता है। तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं। सैकड़ों टन बर्फ तूफान की शक्ल लिए नीचे बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में आए एवलांच ने 2013 में हुई त्रासदी की याद दिला दी। तूफान की शक्ल में गिरती बर्फ गांधी सरोवर की पहाड़ियों से ही आ रही थी। दरअसल केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की वजह से ये तस्वीर सामने आई थी। सुबह करीब 5:46 का वक्त हो रहा था जब पहाड़ से बर्फ नीचे आने लगी। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से ये हिमस्खलन हुआ था। पर्यावरण के जानकार बार बार इस तरह के हिमस्खलन को खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। केदारनाथ घाटी में हुई बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे की तस्वीर देख लीजिए। हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों छोर पर हजारों की संख्या में कई घंटों तक यात्री फंसे रहे। पहाड़ के साथ साथ मैदान पर भी मौसम रौद्र रूप दिखा रहा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर से आई। जरा ध्यान से देखिए कि अगले कुछ सेकंड में यहाँ क्या होने वाला है। 2 महिलाएं आराम से सड़क पर जा रही हैं। खतरे की कोई आहट तक नहीं, लेकिन अचानक बिजली के 2 खंभे स्पार्क होते हुए नीचे गिरते हैं। सड़क से गुजर रही दोनों महिलाएं बाल बाल बच जाती हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि 7 से 8 लोग जद में आए, लेकिन जान बच गई। शहर में लगातार बारिश की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश ने सूरत की शक्ल तो बदली ही है। सूरत के साथ साथ अहमदाबाद का हाल देख लीजिए, जहां एक दिन की बारिश के बाद कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा हुआ था। बारिश की मार ऐसी कि सिर्फ कमर तक पानी नहीं था, बल्कि भरी पूरी सड़क मिट्टी की तरह भरभरा कर ढह रही थी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क की सिर्फ परत है, नीचे सब कुछ खोखला है और वो एक झटके में गड्ढे में समा गई। जरा देखिए, जो सड़क पाताल लोक में समा रही थी उससे कुछ फीट दूरी पर वाहन आराम से गुजर रहे थे। यह हादसा किसी की जान भी ले सकता था।
हैरान करने वाला ये वीडियो अहमदाबाद के शेला इलाके का है। यहाँ स्काई सिटी रोड के पास 30 फीट चौड़ी सड़क बड़े से गड्ढे की शक्ल में बदल गई। एक दिन के भीतर रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने गुजरात के कई शहरों का हाल बिगाड़ दिया है। अहमदाबाद के बाद चलिए गांधीनगर, जहां भारी बारिश के साथ कार ही गड्ढे में समा गई। गड्ढा इतना गहरा कि कार का एक पूरा हिस्सा ही अंदर चला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि सड़क देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत पुरानी है। तो क्या पहली बारिश में ही भ्रष्टाचार की कीमत चुकाने लगे हैं आम लोग? इस शो के जरिए हमारा मकसद आपको सतर्क करना है। बाढ़ और बारिश में रिस्क लेने की गलती ना करें। मेरे साथ आज इतना ही। आगे देखिए तेज रफ्तार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सत्र के छठे दिन लोकसभा राज्यसभा में जमकर हंगामा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भगवान शिव की फोटो लहराई। बीजेपी को कहा हिंसा करने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया विरोध, अमित शाह ने की माफी की मांग। मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी ने फिर उठाया माइक का मुद्दा। बोले मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। स्पीकर ओम बिरला का जवाब, आसन पर बैठने वाले माइक कंट्रोल नहीं करते। सदस्यों को दी अनर्गल आरोपों से बचने की हिदायत। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है। आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। बीजेपी पर हमले कर रहे राहुल गांधी ने सदन में कहा, स्पीकर का ओहदा सबसे बड़ा, सबको झुक कर बात करनी चाहिए। स्पीकर को भी किसी के आगे नहीं झुकने की सलाह दी। स्पीकर ने भी दिया जवाब। राज्यसभा में भी माइक पर संग्राम। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लगाया माइक बंद करने का आरोप। राज्यसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। बोले किसी के पास माइक बंद करने का अधिकार नहीं। ऐसे बयानों से किया जा रहा है संसद का अपमान। इस माइक को बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस प्रकार की भ्रांति जो फैलाते हैं ना और पार्लियामेंट को कलंकित करते हैं। यहाँ प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। संघ की विचारधारा को बताया देश के लिए खतरनाक। अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने पूछा, संघ खतरनाक कैसे? कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के बहाने किया सरकार पर हमला। बोले संविधान की बात तो करती है लेकिन संविधान मानती नहीं। पीएम पर लगाया समाज बांटने का आरोप। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा पिछली बार मुझे बोलने से रोका था, मेरी आवाज दबाई थी। जनता ने आपके 63 सांसद स्थायी रूप से बैठा दिए। पासवर्ड शेयर करने पर महुआ को 17वीं लोकसभा से किया गया था बर्खास्त। संसद परिसर में इंडिया अलायंस के सांसदों का प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। विरोधी दलों के सांसद बोले राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मोदी सरकार कर रही है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में युवक युवती की सरेआम पिटाई पर सियासी बवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता सरकार पर हमला। बोले दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित। टीएमसी का जवाब, ये बीजेपी शासित राज्यों में भी होता है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में महिला और पुरुष की सरेआम पिटाई पर एक्शन। आरोपी तजमुल हक गिरफ्तार। चोपड़ा सीट से टीएमसी विधायक ने महिला के चरित्र पर उठाए सवाल। मीडिया पर मामले को तूल देने का आरोप लगाया। नॉर्थ दिनाजपुर में महिला से सरेआम बर्बरता पर टीएमसी को सड़क से संसद तक घेरने की कोशिश। जेडीयू ने कहा बंगाल में हुई तालिबानी हरकत, संसद में मुद्दा उठाएंगे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल लगता है तालिबानी शासन है, वही महिला मुख्यमंत्री है भी, तो ममता दीदी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, दोबारा इस तरह की घटना न हो। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश के बाद रिहायशी इलाके में निकला मगरमच्छ। रविवार की रात सड़क से गुजरते लोगों ने शूट किया वीडियो। 8 फुट के मगरमच्छ का वीडियो वायरल। शहर के पास से बहती शिव नदी है मगरमच्छों का ठिकाना। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद नदी नालों में बढ़ा पानी। औरंगाबाद में अजंता गुफा के पास सप्तकुंड झरने में उफान। अपनी खूबसूरती के लिए देश दुनिया में मशहूर है सप्तकुंड। केरल के कासरगोड में मैप वाले ऐप ने 2 लोगों को लहरों में फंसाया। ऐप की मदद से अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बिना रेलिंग वाले डूबे पुल से नदी में गिरी कार।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई सावधान करने वाली खबर। ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट के जिप्सी ड्राइवर की शर्ट से निकला सांप। ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे प्रमोद गयाधन को शर्ट पहनने के बाद पता चला सांप की हलचल। सर्प मित्र ने सांप बाहर निकाला।